हेलो दोस्तों, आइए अब देखते हैं वैद्युत की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। वैद्युत की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके लिए हम दो बिंदु लेंगे। ठीक है, दो बिंदु ले रहे हैं, ए और बी। यह आपका पॉइंट ए है और यह आपका पॉइंट बी है। यहाँ पे दो आवेश हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है, यह दो आवेश हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू। यह इनके बीच है, मध्य बिंदु है, जहाँ पे बिंदु ओ हम मान ले रहे हैं। यहाँ से ए से ओ तक की दूरी एल है, ठीक है, और ओ से बी तक की दूरी एल है। टोटल दूरी क्या हो जाएगी? 2l हो जाएगी। ठीक है, तो आपने माना कि एक बिंदु P है, यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। इस द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर एक बिंदु P है जहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान निकालना है। ठीक, बिंदु P वैद्युत द्विध्रुव AB के लंब अर्धक, ठीक है, यह इसका आधा है, इसके लंब ऊपर लंब अर्धक रेखा पर उसके मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर, मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर है? r मीटर की दूरी पर। यह दूरी कितनी है? r है। ठीक है, मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर स्थित है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक, अब जो है इस बिंदु P पर प्लस Q के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखी जाएगी और माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखी जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं प्लस Q के कारण, प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो प्लस Q से आवेश जो विद्युत बल रेखाएं अनंत की तरफ जाती हैं, तो यहाँ पर जो विद्युत बल रेखाओं की दिशा होगी वह अनंत की तरफ, बाहर की तरफ दिखेगी। प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E1 से रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्या होगी? बाहर की तरफ होगी। माइनस Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह E2 मानते हैं और उसकी दिशा क्या होगी? माइनस आवेश की तरफ होगी। ठीक है, तो इसकी दिशा E2 माइनस Q की तरफ होगी। प्लस आवेश से बल रेखाएं बाहर की तरफ जाती हैं, अनंत की तरफ जाती हैं, और माइनस आवेश पर बल रेखाएं जो हैं अनंत से आती हैं। ठीक है, तो प्लस Q के द्वारा जो E1 है उसकी दिशा बाहर की तरफ हो गई, ठीक है, BP दिशा में, और माइनस Q के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह है PA दिशा में, E2। ठीक, अब जो है यह दूरी आपका L है, यह दूरी L है और यह दूरी R है। तो यह दूरी क्या होगी? ठीक है, यह जो R आप देख रहे हैं, यह R, यह R, यह दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक R है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? L है। तो यह दूरी क्या हो जाएगी? यह हो जाएगी आपकी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यह डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक उसी तरह से यह L है और यह दूरी R है, तो यह दूरी भी क्या हो जाएगी? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, यह कैसे हुआ है? पाइथागोरस के प्रमेय से हुआ है। ठीक है, पाइथागोरस के प्रमेय से हुआ है। तो यह आपकी दूरी हो गई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यह भी हो गई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, अब जो है पॉइंट P पर E1 और E2 का रिजल्टेंट अगर निकालेंगे परिणामी, तो यह परिणामी जो है 20 से निकलेगा, यह होगा आपका E, परिणामी E। ठीक है, यह परिणामी जो है मान लेते हैं E1 के साथ थीटा कोण बना रहा है, परिणामी E1 के साथ थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग मान ले रहे हैं कोण क्या है? थीटा है। ठीक, अब इस थीटा के बेस पे
हम जो है इसके दो भागों में वेक्टर को तोड़ेंगे। तो आप पढ़ रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह आपकी एक वैद्युत द्विध्रुव है AB, ठीक है। यह इसका निरक्षीय रेखा है जो इसके निरक्ष पर है। यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसके लिए आपने क्या किया, इसके लिए आपने माना कि बिंदु P, यह जो बिंदु P है वह वैद्युत द्विध्रुव AB, वैद्युत द्विध्रुव AB है, AB के लंब अर्धक, ठीक है, लंब अर्धक रेखा पर उसके मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर स्थित है। मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर है, R मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक। अब फिर मानते हैं कि माना वैद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस Q, वैद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस Q और माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1 और E2 है। प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 है, जिसकी दिशा बाहर की तरफ होगी, और माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है जो माइनस Q की तरफ होगी, ठीक। अब जो है बिंदु P से आवेश की दूरी कितनी होगी, बिंदु P से प्रत्येक आवेश की दूरी जो होगी वह होगी √r² प्लस l², माइनस Q की भी दूरी होगी √r² प्लस l², ठीक। अब यहाँ पे E1 और E2 का मान निकालते हैं, E1 का मान क्या होगा और E2 का मान क्या होगा। तो पहले E1 का मान निकालते हैं, ठीक है। तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान, ठीक है, R²। तो R² क्या है, R का मान क्या है, √r² प्लस l² का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यह r² प्लस l², ये आपकी वैल्यू हो गई R का मान, और क्या होता है, होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जब होल स्क्वायर करेंगे तो यह अंडर रूट हट जाएगा। उस कंडीशन में E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे R² प्लस l², Q बटे R² प्लस l², ठीक। दिशा क्या होगी, दिशा क्या होगी, B से P की तरफ, B से P की तरफ होगी दिशा, दिशा होगी BP दिशा में, BP दिशा में, ठीक है। तो आपने E1 का मान निकाला, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे R², R का मान है, दूरी कितनी है, √r² प्लस l² का होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो यह हो जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे R² प्लस l², दिशा जो होगी वह BP दिशा में, ठीक। इसी तरह से E2 का मान निकालते हैं, क्या E1 का मान निकल गया, अब E2 का मान निकालते हैं। तो E2 बराबर, ठीक है, तथा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, Q, ठीक है, Q बटे, इसमें भी जब अंडर रूट रखेंगे और स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा R² प्लस l²। दिशा इसकी क्या होगी, PA दिशा में, PA दिशा में, ठीक है। तो माइनस Q वाले आवेश की जो दिशा होगी वह होगी PA दिशा में। अब जो है E1 E2 का मान निकल गया। अब फिर आते हैं बिंदु P पर, यह आपका अलग से इस फिगर को बनाते हैं, यह आपका बिंदु P है, बिंदु P है। यहाँ पर जो E1 लग रहा है वो इस दिशा में लग रहा है, E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इस दिशा में है। E2 की जो दिशा आप देख रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 की दिशा इस दिशा में है। जो इसका रिजल्टेंट होगा परिणामी, उसकी दिशा E की दिशा इधर होगी, ठीक है, परिणामी दिशा इधर होगी। परिणामी जो है E1 के साथ थीटा कोण बना रहा है, E1 के साथ थीटा कोण बना रहा है। अब जो है इस थीटा, ठीक है, इस थीटा को लेते हुए हम जो है दो भाग में तोड़ते हैं, E1 को और E2 को, ठीक है। तो थीटा के सामने वाला घटक क्या होता है, थीटा के सामने वाला घटक कास होता है। तो E1 के लिए थीटा के सामने वाले पर क्या हो जाएगा, E1 कास थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, E1 कास थीटा हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से
इस E2 के लिए थीटा के सामने का घटक क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा हो जाएगा, E2 cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ऊपर की तरफ 90 डिग्री पे, तो इस E1 के लिए 90 डिग्री पर हो जाएगा E1 sin थीटा, और E2 के लिए हो जाएगा E2 sin थीटा, E2 sin थीटा। ठीक है, अब जो है इस पॉइंट पे E1 sin थीटा ऊपर है और E2 sin थीटा नीचे है, तो यह कैंसिल हो जाएंगे, और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में है, तो यह दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, यह दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक, तो E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे E1 और E2 का मान आपको पता है, इस मान को आप इसमें रखेंगे और E का मान निकालेंगे। ठीक, चलिए तो मान रखते हैं इसमें। अगर पहले हम cos थीटा का मान निकालें तो cos थीटा का मान क्या होगा, तो cos थीटा की वैल्यू जो होगी वह चित्र से देखे ध्यान से, यह फिगर है आपका, यहां से cos थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा OB बटे PB, OB बटे PB। ठीक है, यह आपका कोण थीटा हमने माना, cos थीटा बराबर निकाला जाए तो OB बटे PB। ठीक है, OB बटे PB हो जाएगा cos थीटा बराबर। OB का मान कितना है, ठीक है, OB का मान कितना है, OB O से B तक क्या है, L है, O से B तक क्या है, L है। ठीक है, PB क्या है, P से B तक, P से B तक क्या है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। ठीक है, PB की वैल्यू है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो यह हो गया आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अंडर रूट को हम 1/2 के रूप में लिख सकते हैं, अंडर रूट को हम 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। तो cos थीटा बराबर क्या हो गया, cos थीटा बराबर हो गया L बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 1/2। ठीक है, ये cos थीटा की वैल्यू आ गई, cos थीटा की वैल्यू निकल गई, E1 E2 का मान निकल गया। ठीक है, अब सब जो है इस E वाले में रखते हैं और E का मान निकालते हैं। ध्यान से समझिएगा, मान रख रहे हैं तो E बराबर E1 का मान, E1 का मान क्या है, E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। ठीक है, Q बटे मान रखिए Q बटे यह आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया किसका मान, E1 का मान। cos थीटा का भी मान अगर रखना चाहते हैं तो आप जो है रख सकते हैं। ठीक है, एक ही साथ रखा जाएगा। चलिए cos थीटा हो गया, उसके बाद प्लस E2 का मान रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा। ठीक, E बराबर cos थीटा, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर दोनों में है, तो कॉमन ले लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आपका हो गया cos थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है, अब cos थीटा मिलकर क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा हो जाएगा। तो E बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यह क्या हो जाएगा 2 cos थीटा, 2 cos थीटा हो जाएगा आपका। ठीक, अब जो है वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू, ठीक है, 2 इंटू 2 कास थीटा। कास थीटा की वैल्यू निकाले हैं, क्या है, यल बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 1/2। ठीक है, कास थीटा की वैल्यू आप निकाले थे पहले, यह कास थीटा बराबर ओबी बटे पीबी। ओबी का मान यल है, ओबी का मान क्या है, यल है, और पीबी का मान क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1/2। ठीक, तो यह मान जो है हमने यहाँ पर इसको रख दिया। तो यह हो गया आपका ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2l आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1/2। ठीक, अब यहाँ पे 2ql यह किसके बराबर हो जाएगा, p के। 2ql बराबर किसके हो जाएगा, p के, और यहाँ पे ऊपर p हो जाएगा, नीचे एक ब्रैकेट में है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और एक ब्रैकेट में है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 1/2। ठीक है, इस ब्रैकेट पे पावर 1 है और इस ब्रैकेट पे पावर 1/2 है, और ब्रैकेट में वैल्यू सेम है, तो यह क्या हो जाएगा, आपस में ऐड हो जाएगा। तो जब 1 प्लस 1/2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3/2। तो इसको आप एक कोष्टक में लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 3/2, और 2ql को क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। 2ql को क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखें ध्यान से। हाँ, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2ql ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 3/2। ठीक है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2ql की जगह क्या हो गया, p, 2ql की जगह p हो गया, ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 3/2। ठीक, अब जो है यल का मान जो है आर की तुलना में बहुत कम हो, यल का मान जो है लेस देन हो आर की तुलना में। ठीक है, तो यल को निगलेक्ट किया जा सकता है, यल इज लेस देन आर, तो एल स्क्वायर की वैल्यू जो है आर स्क्वायर की तुलना में बहुत कम होगी। तो इस कंडीशन में एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में क्या किया जा सकता है, नगण्य माना जा सकता है, ठीक है, तो जब आप एल स्क्वायर को नगण्य कर देंगे, हटा देंगे, तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p बटा आर स्क्वायर पे पावर 3/2। ठीक है, आर स्क्वायर पे पावर 3/2। ठीक, अब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p बटा आर स्क्वायर इंटू 3/2, आर स्क्वायर इंटू 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p बटे आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो गया आपका ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p बटे आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम्ब। निर्वात और वायु के लिए, निर्वात हो या फिर वायु हो, उसके लिए परावैद्युतांक k का मान क्या होता है, 1 होता है। उस कंडीशन में E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे आर क्यूब। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम्ब। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम्ब। यह हो गया निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान। दिशा क्या होगी,
तो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी। दिशा जो होगी वह धन आवेश से, ठीक है, धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होगी। दिशा जो होगी वह धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होगी। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं, फिर से समझिए, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां पे आपने वैद्युत द्विध्रुव माना जो बिंदु ए और बी पर है। ठीक है, दो ध्रुव हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू जो बिंदु ए और बी पे हैं। यह एक वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं, इनके बीच की दूरी 2l है। मध्य बिंदु हमने O माना, O से A की दूरी l है, O से B की दूरी l है। ठीक इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, ठीक है, निरक्षीय रेखा पर एक r दूरी पर, निरक्षीय रेखा पर r दूरी पर बिंदु P है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र E का मान ज्ञात करना है। ठीक, अब इसके लिए प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी होगी, तो यह हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर पाइथागोरस के नियम से। उसी तरह से माइनस क्यू की पी तक की दूरी कितनी होगी, तो यह हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगी। ठीक, अब जो है बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालने के लिए प्लस क्यू के द्वारा विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है पी पर वह E1 है जिसकी दिशा बाहर की तरफ होगी, और माइनस क्यू के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वह E2 है जिसकी दिशा माइनस क्यू के तरफ होगी। ठीक, अब जो है एक पॉइंट P पर अलग से देखते हैं। आपने देखा कि प्लस क्यू के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र की दिशा थी वह बाहर की तरफ E1, और माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 थी जो अंदर की तरफ थी बिंदु P पर। इन दोनों का परिणामी जो होगा वह, ठीक है, सीधे जो है E होगा, इन दोनों का परिणामी E होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोण थीटा बन रहा है, उस आधार पर यहाँ पर भी कोण थीटा होगा। अब जो है दो भागों में बांटते हैं E1 और E2 को, तो E1 को जब थीटा के आधार पर बांटेंगे तो इस दिशा में जो परिणामी दिशा है उसका मान हो जाएगा E1 cos थीटा, और इधर 90 डिग्री पे हो जाएगा E1 sin थीटा। जब E2 को आप बांटेंगे तो परिणामी की तरफ मान हो जाएगा E2 cos थीटा, और 90 डिग्री पे हो जाएगा E2 sin थीटा। ठीक, E1 sin थीटा, E2 sin थीटा ऊपर नीचे हैं, एक दूसरे पर से विपरीत हैं, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब E1 cos थीटा, E2 cos थीटा एक ही तरफ दोनों है तो ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे, तो E का मान जो आएगा वह E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा आएगा। ठीक, cos थीटा की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। cos थीटा बराबर क्या होगा, तो cos थीटा बराबर होगा OB बटा PB, OB बटा PB। OB का वैल्यू L है और PB का वैल्यू है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, तो cos थीटा बराबर OB बटे PB बराबर L बटे अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हैं पावर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1/2। ठीक, E1 का मान क्या होगा, E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे दूरी जो है क्यू बटे आर स्क्वायर होता है, तो यह दूरी है तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। जब स्क्वायर आप करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो E1 बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दिशा क्या होगी, बीपी दिशा में, दिशा क्या होगी, बीपी दिशा में। ठीक है, E2 क्या होगा, तो E2 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे, ठीक है, यह भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, तो अंडर रूट हट जाएगा, यह आ जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दिशा होगी PA दिशा में। ठीक, E1 E2 का मान हो गया, cos थीटा का मान हो गया। अब हम आते हैं E वाले सूत्र में रखते हैं, तो E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, तो E बराबर E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा, और प्लस E2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा। कॉमन ले लेते हैं, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉमन हो गया, और यहाँ पे cos थीटा प्लस cos थीटा, तो यह हो गया आपका 2 cos थीटा, 2 cos थीटा हो गया। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के
क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2 कास थीटा। ठीक है, मान रखते हैं कास थीटा का, तो यह हो जाएगा आपका ई बराबर 1/4 के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इंटू 2 कास थीटा का मान एल बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1/2। ठीक, अब यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1 है और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1/2 है, तो यह दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 1 प्लस 1/2 हो जाएगा 3/2। तो लिख सकते हैं इसको आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 3/2 और यहाँ पे 2QL जो बराबर हो जाएगा P के। तो इस तरह से यह हो जाएगा आपका E बराबर 1/4 के 2QL बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। E बराबर 1/4 के 2QL जो हो जाएगा P हो जाएगा आपका और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। अब जो है R की तुलना में L का मान जो है बहुत कम है, R की तुलना में L का मान बहुत कम है, इसलिए L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में हम नगण्य मान सकते हैं। L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान सकते हैं, तो L स्क्वायर को हटा सकते हैं। तो जब L स्क्वायर को हटा देंगे तो हो जाएगा आपका सूत्र E बराबर 1/4 के P बटे आर स्क्वायर पावर 3/2, आर स्क्वायर पे पावर 3/2। ठीक, तो E बराबर 1/4 के P बटे आर स्क्वायर, अब यह इंटू हो जाएगा इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा E बराबर 1/4 के P बटे आर क्यूब न्यूटन पर कूलम। ठीक, निर्वात और वायु के लिए K बराबर 1 होता है, निर्वात और वायु के लिए K बराबर 1 होता है, इसलिए E बराबर हो जाएगा 1/4 P बटे आर क्यूब न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह से आपने देखा कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी विद्युत द्विध्रुव के कारण, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 P बटा आर क्यूब होगी। दिशा क्या होगी? धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होगी। दिशा किधर होगी? धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होगी। ठीक है, P की जो दिशा होगी यह धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ इसकी दिशा हो जाएगी। अब स्टूडेंट आप दो सूत्र पढ़े, एक सूत्र यह है आपका अच्छी स्थिति में E बराबर 1/4 2P बटे आर क्यूब, और एक आपने निरक्षीय स्थिति में पढ़ा। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में आपने पढ़ा E बराबर 1/4 के P बटे आर क्यूब। इसको हमने मान रहे हैं समीकरण 1, इसको मान रहे हैं समीकरण 2। इन दोनों को देखा जाए, ठीक है, इन दोनों सूत्रों को अगर देखा जाए तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यह जो है 2P बटे आर क्यूब आया है और इसमें P बटे आर क्यूब आया है। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर आप देख रहे हैं कि एक लघु वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही दूरी पर निरक्षीय स्थिति के क्षेत्र की तीव्रता की दोगुनी होती है। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में क्षेत्र की तीव्रता की कितनी होती है? दोगुनी होती है। ठीक है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, किसी बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह होती है E बराबर 1/4 का 1/0 के Q बाई आर स्क्वायर। यह होता है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 Q बाई आर स्क्वायर। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ठीक है, वह आपने देखा E बराबर 1/4 2P बटे आर क्यूब या फिर P बटे आर क्यूब होती है। तो इसमें अगर देखा जाए ध्यान से तो किसी बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह E इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर का होगा, और किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वह 1/r स्क्वायर होगा, और किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण जो तीव्रता होगी वह 1/r क्यूब होगा, 1/r क्यूब होगा। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जबकि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 के 2P बटे आर क्यूब, और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने देखा जो कि
E बराबर 1/4πε0 P/r³ होगा। दिशा की बात की जाए तो दिशा आपने देखा कि अगर अच्छी स्थिति में है तो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी, और निरक्षी स्थिति में है तो धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।